इन स्लाइड्स में हम लोग एक सिंपल प्रोटेक्शन सिस्टम को देखेंगे कि सिस्टम हमारे पास सिंपल एक प्रोटेक्शन सिस्टम हमारे पास किस तरीके से काम करता है, क्या उसके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, सच एज रिले, सर्किट ब्रेकर्स, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटेक्शन क्या होती है, इन सारी चीज़ों को इन स्लाइड्स में देखेंगे। रिले हमारे पास बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसके दो इनपुट कनेक्शंस होते हैं। सर्किट ब्रेकर्स मतलब जिसके दो या तीन चार इनपुट कनेक्शंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले इसको इनपुट दिया जाता है, इसकी एक अपनी टाइम सेटिंग होती है, एक इसकी अपनी प्लग सेटिंग होती है। ये क्या चीज़ है, इनको इंशाल्लाह डिटेल्स में आगे चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रिले की तरफ इनपुट मेजरमेंट्स आती हैं करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर से। अब करंट और फिर ये रिले करती क्या है, रिले इन सारी की सारी रीडिंग्स को लेके एनालाइज करती है और जो उसके ऑलरेडी इनपुट्स और सेटिंग्स दी जाती हैं उसके ज़रिए इनको एनालाइज करती है और चेक करती है क्या ये फॉल्टी रीजन में है या ये नॉर्मल ऑपरेशन में। अगर ये फॉल्ट सेंस करती है तो ये ट्रिप सिग्नल सर्किट ब्रेकर्स को भेज देती है और सर्किट ब्रेकर इवेंचुअली ट्रिप कर जाते हैं। अच्छा, करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। इनके दो बेसिक काम होते हैं, एक होता है मीटरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं और अगला ये यूज़ किए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे जो करंट और वोल्टेज ट्रांसफार्मर यूज़ किए जा रहे हैं, CT एंड PT यूज़ किए जा रहे हैं, ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। अब प्रोटेक्शन में जो ये करंट और वोल्टेज ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं, करते क्या है, ये सिग्नल जो आपके पास इलेक्ट्रिकल जो भी करंट जा रहा है, करंट और वोल्टेज की वैल्यू जा रही है, उसको मिनिमाइज कर देते हैं, उसको ये स्टेप डाउन करके उस लेवल पे ले आते हैं कि रिले के इनपुट सेटिंग्स इनपुट पे इस चीज़ को एनालाइज किया जा सके। सिमिलरली वोल्टेज ट्रांसफार्मर वोल्टेज की वैल्यूज को इस लेवल पे लेके आ जाता है कि रिले में उसको इनपुट दिया जा सके और रिले उनको एनालाइज करके चेक कर सके कि वेदर ये नॉर्मल ऑपरेशन में काम कर रहे हैं या फॉल्टी रीजन में जा चुके हैं। अगला हमारे पास मेजर एक कंपोनेंट जो आता है वो आता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर बेसिकली एक तरह का स्विच होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जो कि रिले पे डिपेंड करता है और ये सिस्टम को बेसिकली आइसोलेट कर देता है या फिर सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर रिकनेक्ट भी कर देता है डिपेंडिंग अबाउट द सिग्नल फ्रॉम द रिले। अब सर्किट ब्रेकर यूजुअली जो होता है वो रिले पे डिपेंड करता है और रिले के साथ ही लगता है। जब भी ये रिले से इसको ट्रिप सिग्नल मिलता है तो सर्किट ब्रेकर सिस्टम को ट्रिप करा देता है। कैसे कराता है, इस डायग्राम की इन्फॉर्मेशन क्या है, ये इंशाल्लाह आगे की जब भी सर्किट ब्रेकर को डिटेल में पढ़ेंगे तो इस चीज़ को आगे की तरफ आराम से देखेंगे। ये हमारे पास एक सिंपल प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों को एक सिंपल से एक प्रोटेक्शन सिस्टम दिखाया हुआ है। अब इसमें देख सकते हैं हमारे पास सर्किट ब्रेकर एक हमारे पास अच्छा, इससे पहले इस प्रोटेक्शन सिस्टम को देखने से पहले एक बात बता दूं जो कि जनरली आप सबको आइडिया भी होगा कि हमारे पास जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो यूजुअली लोड से डिज़ाइन किया जाता है, लोड साइड से जनरेशन साइड सोर्स साइड की तरफ आके डिज़ाइन किया जाता है। तो हमारे पास ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है यहाँ पर, जो ये प्रोटेक्शन सिस्टम है, अगर यहाँ पे अगर हम देख लें तो हमारे पास एक रिले लगी हुई है जिसको कि इनपुट दिया जा रहा है करंट ट्रांसफार्मर से, वोल्टेज ट्रांसफार्मर से, और इसका एक आउटपुट ट्रिप सिग्नल जो है वो सर्किट ब्रेकर की तरफ जा रहा है। जब भी रिले यहाँ पे कोई फॉल्ट डिटेक्ट करेगी किसी भी एरिया पे, किसी भी वजह से फॉल्ट पे करंट या वोल्टेज की वैल्यूज ऊपर नीचे होती हैं तो करंट या वोल्टेज ट्रांसफार्मर की मदद से रिले उस चीज़ को सेंस कर लेगी और वो सेंस करती है तो वो सर्किट ब्रेकर को इंडिकेशन दे देगी ट्रिप करने के लिए। फिर अब वेरियस स्टेट हमारे पास पावर सिस्टम की होती क्या है, यूजुअली हमारे पास पावर सिस्टम की 5 मेजर स्टेट्स होती हैं। सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन होती है। नॉर्मली जब हमारे पास पावर सिस्टम विद इन द लिमिट्स काम कर रहा है, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी की लिमिट्स हैं, करंट वोल्टेज की लिमिट्स हैं, ये सारी की सारी लिमिट्स में काम कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन पर चल रहा है, तो हमारे पास ये नॉर्मल कंडीशन होती है। इसके बाद अगली कंडीशन हमारे पास अलर्ट कंडीशन आती है। अलर्ट कंडीशन पे हमारे पास सिस्टम जो है वो बेसिकली लिमिट के अंदर ही काम कर रहा होता है, लेकिन कोई फॉल्ट जो होता है वो इमिनेंट होता है। कोई ऐसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन हमारे पास इमिनेंट होती है, जैसे बारिश का आना, हेल स्टॉर्म का आना, या कोई ऐसी चीज़ इमिनेंट होती है जिसकी वजह से सिस्टम हमारे पास अलर्ट में चला जाता है, लेकिन इसमें हमारे पास चीज़ें रहती विद इन द नॉर्मल सिस्टम ही है। फिर हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन आती है। इमरजेंसी सिचुएशन हमारे पास क्या हो सकती है कि हमारे पास सिस्टम ओवरलोड हो गया है, ठीक है, या किसी वजह से कुछ छोटा मोटा फॉल्ट अराइज हो गया तो हमारे पास सारी की सारी इमरजेंसी सिचुएशन आती हैं। फिर इमरजेंसी सिचुएशन के बाद हमारे पास इन एक्सट्रीमिस्ट सिचुएशन आती है। इन एक्सट्रीमिस्ट सिचुएशन में हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास कोई मेजर फॉल्ट सिस्टम में अराइज हो गया। अब इस मेजर फॉल्ट की वजह से होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम जो है हमारा ट्रिप कर जाता है और सब कुछ हम लोगों को बंद कराना पड़ जाता है। जब भी हमारे पास सिस्टम इन एक्सट्रीमिस्ट सिचुएशन में जाता है उसके बाद सिस्टम को रिस्टोर कराया जाता है, और रिस्टोर कराने के बाद रिस्टोरेटिव सिस्टम के बाद या तो सिस्टम अलर्ट सिचुएशन में चला जाता है या वो वापस से नॉर्मल सिचुएशन की तरफ चला जाता है। तो बेसिकली ये हमारे पास 5 बेसिक स्टेट्स हैं पावर सिस्टम की जिनमें पावर सिस्टम काम कर रहा हो। अब अगर हम बात करें प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन की, जैसे हम लोगों मैंने इससे पहले भी आपको एक स्लाइड में बताया था कि हमारे पास हम सिस्टम को जो है डिज़ाइन करते हैं जोन्स वाली बात में, स्लाइड हम लोगों ने गालिबन इस बात को पढ़ा था कि
हम लोग जब भी सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सिस्टम को एक सेकेंडरी प्रोटेक्शन या बैकअप प्रोटेक्शन भी दी जाए। प्राइमरी प्रोटेक्शन बेसिकली ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है किसी भी फॉल्ट के अगेंस्ट। लेकिन कभी कभी क्या काम, कभी कभी किसी भी रीज़न की वजह से प्राइमरी प्रोटेक्शन ट्रिप नहीं कर पाती, नहीं चल पाती, सिस्टम को ट्रिप नहीं कराती, तो हमारे पास सिस्टम जो है वो बैकअप प्रोटेक्शन की तरफ चला जाता है। बैकअप प्रोटेक्शन फिर सिस्टम को ट्रिप कराता है। तो बैकअप प्रोटेक्शन देना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। अगर आपके पास सिस्टम में अगर कॉस्ट में आपके पास सिस्टम में चीज़ आ रही है तो बैकअप प्रोटेक्शन देना एक बहुत ही अच्छी चीज़ होता है। मेजॉरिटी जगहों पे प्राइमरी प्रोटेक्शन के साथ साथ एक बैकअप प्रोटेक्शन भी दी जाती है। ये कैसे दी जाती है? ये बेसिकली दो जोन्स को शेयर करा के बैकअप प्रोटेक्शन दी जाती है। अब ये हमारे पास एक सिंपल एग्जाम्पल है। अगर आप लोग इसको देखें, ये हमारे पास एक सिस्टम, ये हमारे पास एक प्राइमरी प्रोटेक्शन है जो कि हमारे पास लोड साइड से डिजाइन हुई है, और ये इस प्राइमरी प्रोटेक्शन की बैकअप प्रोटेक्शन है। अब होता क्या है कि इनिशियली जब भी यहाँ पे फॉल्ट सेंस करेगी रिले, तो इस एरिया को, इस जो प्रोटेक्शन जोन को, एक जो हमारे पास जोन ये है बी से सी, एक हमारे पास जोन है ए से बी, तो रिले बी को जो है वो ट्रिप कर देना चाहिए जब भी ये फॉल्ट सेंस करती है लोड पे, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से ये रिले ट्रिप नहीं करती, रिले के ऑब्वियसली ट्रिप करने का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है कि इस टाइम में इस रिले को ट्रिप कर जाना चाहिए, और साथ साथ इसके बाद फिर सर्किट ब्रेकर का एक टाइम होता है कि इस टाइम में सर्किट ब्रेकर को भी ट्रिप कर जाना चाहिए। अगर रिले का टाइम एलैप्स होने के बाद और सर्किट ब्रेकर का ओवरऑल टाइम एलैप्स होने के बाद तक सिस्टम ट्रिप नहीं करता, तो बैकअप प्रोटेक्शन का काम होता है कि वो सिस्टम को ट्रिप कराए, ठीक है। तो जब भी सिस्टम किसी भी फॉल्ट की वजह से ट्रिप ना कर पाए, ओवरऑल टाइम स्पेंड हो जाने के बाद जो भी हम लोगों ने टाइम सेटिंग दी हुई है रिले के ट्रिप होने की और सर्किट ब्रेकर के ट्रिप होने की, तो ये प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी बैकअप प्रोटेक्शन। इसकी एग्जांपल बेहतर तरीके से यहाँ से देखी जा सकती है कि प्राइमरी रिले जब भी हमारे पास कोई फॉल्ट सेंस करता है तो प्राइमरी रिले का कोई एक रिलेइंग टाइम होता है। उस टाइम में वो एक इंडिकेशन सेंस करके सिस्टम को आगे फॉल्ट की इन्फॉर्मेशन आगे दे देता है सर्किट ब्रेकर को। फिर सर्किट ब्रेकर भी ऑब्वियसली किसी ना किसी टाइम में ट्रिप करता है, तो सर्किट ब्रेकर का भी एक ट्रिपिंग टाइम होता है। इन दोनों के दोनों टाइम को मिला के जो टाइम कहा जाता है वो कहा जाता है प्राइमरी फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, ठीक है। अगर इस प्राइमरी फॉल्ट क्लियरिंग टाइम में सर्किट ब्रेकर ट्रिप ना करे, मतलब फॉल्ट एरिया आपके पास आइसोलेट नहीं हो रहा, तो बैकअप प्रोटेक्शन जो है फिर वो एक्शन में आता है और आके सिस्टम को उस एरिया को फॉल्टी एरिया को आइसोलेट कर देता है। तो ऑब्वियसली अब इनमें टाइम हमारे पास मेजर फैक्टर है, तो टाइम ही के बेस पे हम लोगों ने सेटिंग्स रखनी होती हैं। तो जो बैकअप प्रोटेक्शन है उसकी रिलेइंग टाइम हमेशा जो प्राइमरी फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी बैकअप प्रोटेक्शन की रिले उसके बाद ही काम करना स्टार्ट करेगी जब वो इसका रिलेइंग टाइम, जब ये बैकअप प्रोटेक्शन, जब प्राइमरी प्रोटेक्शन का फॉल्ट क्लियरिंग टाइम पूरा का पूरा इलैप्स कर जाए, उसके बाद ही ये सिग्नल आगे अपने सर्किट ब्रेकर को देती है। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के, सच एज ओवर करंट प्रोटेक्शन है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, डिस्टेंस प्रोटेक्शन है और डायरेक्शनल प्रोटेक्शन है, जो कि हम लोग आगे इंशाल्लाह क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। ओवर करंट प्रोटेक्शन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जब भी आपके पास किसी सिस्टम में ओवर करंट किसी वजह से आ जाए तो सिस्टम को आइसोलेट कराया जाए। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में बेसिकली आपके पास किसी भी एरिया के, मतलब जो दो करंट्स हैं या दो वोल्टेज हैं उनको कंपेयर करके डिफरेंस लेके किसी भी सिस्टम को बीच से आइसोलेट कराया जाए, तो हमारे पास डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की तौर पे आ जाता है। डिस्टेंस प्रोटेक्शन, जैसे आपको नाम से लग रहा है, ये ऑब्वियसली लाइन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन या लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर किस तरह से प्रोटेक्शन कराई जाती है उस तरफ जाता है, और डायरेक्शनल प्रोटेक्शन भी थोड़ा बहुत इसी तरफ इसका भी अंदिया होता है। तो ये हमारे पास है बेसिक्स ऑफ पावर प्रोटेक्शन सिस्टम। इंशाल्लाह अगले वीक से हम लोग डिटेल में इन चीज़ों को आगे और डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप लोगों के पास वेंसडे को जो कोर्स के टाइम पे ही क्लास, मतलब एक क्लास रख लेंगे जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। आप लोग कोशिश करिएगा उससे पहले पहले लेक्चर्स देख लें सारे के सारे, ताकि उस टाइम पे अगर आपके कोई जहन में कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं इन लेक्चर से रिलेटेड तो उनको डिस्कस करके आगे चल लें। थैंक यू।